नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 3 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़बरदस्त कोट है बॉबी नाइट का। ये देखो बास्केटबॉल के बहुत फेमस कोच हैं। इन्होंने एक बार बोला था मेंटल टफनेस इज टू फिजिकल एज 4:1। सिंपल भाषा में बोलूँ इस कोट का मतलब ये है, सक्सेस प्राप्त करने के लिए ना, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, खेल हो, आपको ना फिजिकल टफनेस से ज़्यादा मेंटल टफनेस चाहिए। फिजिकल टफनेस के मुकाबले में मेंटल टफनेस 4 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, पढ़ाई का एग्जांपल लीजिए। कोई एस्पायरेंट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अब देखो पूरी तरह से वो एस्पायरेंट फिट है, एक्टिव है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आईक्यू भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। लेकिन उस एस्पायरेंट में अगर मेंटल टफनेस नहीं है, चुनौतियों को झेलने का जज्बा नहीं है, मॉक में कम मार्क्स आए उसको सहने का जज्बा नहीं है, एक बार प्री क्लियर नहीं हुआ उसको एब्जॉर्ब करने का, फेलियर को एब्जॉर्ब करने का पावर नहीं है, तो वो एस्पायरेंट देखो फिर कैसे सक्सेस प्राप्त करेगा। दूसरी तरफ एक ऐसा एस्पायरेंट है बहुत चुनौतियों से गुजर रहा है, हो सकता है कि मतलब शरीर में कोई चीज़ ऐसी है जो तंग कर रही है, पीठ में दिक्कत है, थायराइड है, लेकिन बावजूद इसके मेंटली वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और अपना बेस्ट दे रहा है। तो बताइए कौन सा एस्पायरेंट जो है जिसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो ये मैंने आपको ना पढ़ाई का एग्जाम्पल दे दिया, वैसे बॉबी नाइट ने ये चीज़ ना स्पोर्ट्स के संदर्भ में बोली थी। आपको अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है, शरीर में इतने पावरफुल नहीं थे लेकिन मेंटल टफनेस ज़बरदस्त थी, तभी वो भारत को लीड कर के अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलवाने के लिए। आप एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री का दे सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री कद काठी में इतने मजबूत नहीं थे, हाइट भी छोटी, लेकिन देखो वो पर्सन किस प्रकार से भारत को जीत दिलवाता है 1965 के वार में, और टफ डिसीजंस लेने से बिल्कुल भी कतराता नहीं है। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। आज बात करें कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे देखो बीच में ये बड़ा सा आर्टिकल है ना, मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन ये आर्टिकल फोकस करता है कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुए अब 10 साल बीत गए। 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राइटर कहते हैं 10 साल बीत गए। अगर आप देखो एनालाइज करें ना तो नुकसान ही हुआ बंटवारे से। पहले आंध्र प्रदेश के पास में 42 सीट्स हुआ करती थी और सेंटर की पॉलिटिक्स में वेटेज ज़्यादा था आंध्र प्रदेश का। अब 2 राज्य बन गए हैं, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीट्स है, तेलंगाना में 17 हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नई कैपिटल बनाने की बात हुई थी, अभी तक नई कैपिटल नहीं बनी है। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स वहाँ पे चल रही है। और तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना भी पूरी तरह से अभी भी हैदराबाद के ऊपर डिपेंडेंट है। तेलंगाना बनाने का एक मतलब स्पोर्ट जो थी तेलंगाना बनाया जाए, एक फैक्टर ये दिया जाता था तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, बैकवर्ड रीजन्स काफ़ी ज़्यादा हैं और अलग से राज्य बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया से ध्यान दिया जा सकेगा और तेलंगाना भी डेवलप करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, आंध्र प्रदेश को देने की बात कही गई थी और नए कैपिटल बनाने में मदद करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। तो कुल मिला के देखो 10 साल पूरे हो गए। आप अगर एनालाइज करोगे ना, जिस हिसाब से चीज़ें डिसाइड की गई थी वो चीज़ें हुई नहीं हैं। 3 जो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बेबीज़ को दिल्ली पुणे से खरीद के साउदर्न इंडिया में बेच दिया जाता है, खरीद फरोख्त होती है बेबीज़ की, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित पहला आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कैसे कम किया जा सकता है, पशुओं का जो यूरिन है, वेस्ट है, उसका यूज़ किया जाए और सीवरेज का जो वेस्ट वाटर है उसे यूज़ किया जाए। अच्छा आर्टिकल है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल है डी डोलराइजेशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बेबी ट्रैफिकिंग से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो राइटर एक बात बोलते हैं, काफ़ी फिलोसफिकल बात है। आमतौर पे ज़्यादातर जो क्राइम्स होते हैं ना वो 2 रीजन्स की वजह से होते हैं। एक तो पुवर्टी, गरीबी के कारण लोग क्राइम करते हैं, और दूसरा अनमेट नीड्स या फिर डिज़ायर्स,
मतलब कुछ लोगों की ना जो ज़रूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पाती, आवश्यकताएं जो हैं वो पूरा नहीं हो पाती, इस वजह से वो क्राइम को अंजाम देते हैं। तो इसी प्रकार का एक मामला सामने आया, इंटरस्टेट बेबी स्मगलिंग रैकेट। मतलब कुछ लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली और पुणे से बच्चा चुरा लेते या फिर बच्चा खरीद लेते और बेच देते उन पेरेंट्स को देश के साउदर्न रीजन में, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उन पेरेंट्स को जिनका कोई संतान नहीं है, जिनको कोई बच्चा नहीं है और दिक्कत आ रही है, वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अडॉप्शन के लिए जो लाइन है काफ़ी लंबी है, 2 साल 3 साल 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो पेरेंट्स इतना इंतजार नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो इस प्रकार के इंटर स्टेट बेबी स्मगलिंग रैकेट से बच्चा खरीद लेते हैं। और बच्चे का रेट जानते हो कितना? रेट 1,80,000 से लेके 5 लाख के बीच में, 5.5 लाख के बीच में। और जो हाईएस्ट बीडर है उसको बच्चा बेच दिया जाता है। मतलब जो पेरेंट्स, जो कपल सबसे ज़्यादा बोली लगाता है बच्चे को खरीदने के लिए, उनको बच्चा दे दिया जाता है। इस रैकेट के देखो 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 से ज़्यादा बेबीज पिछले 1 साल में वो बेच चुके हैं। राइटर कहते हैं देखो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये मामला सामने आया, बच्चे को बेचने का, खरीदने के मामले पहले भी काफ़ी सारे सामने आए हैं। और वैसे देखो अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल हम हों तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये लास्ट मामला नहीं है, फ्यूचर में भी इस प्रकार के मामले सामने आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी बच्चों को बेचना खरीदना, ये सिलसिला क्यों चलता जाता है? सबसे पहले बायोलॉजिकल पेरेंट्स की गरीबी। मतलब कुछ पेरेंट्स इतने गरीब होते हैं 2 वक्त की रोटी का प्रोविज़न नहीं कर पाते अपने लिए, तो वो अपने बच्चे को बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस बच्चे को नहीं पाल पाएंगे, हमारा फ्यूचर तो पूरी तरह से डार्क है, अच्छा हो हम इस बच्चे को किसी बेच दें, कम से कम हो सकता है कि इस बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाए। और कई बार पेरेंट्स हमेशा बच्चे के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हुए बेच देते हैं बच्चे को, कम से कम कुछ तो पैसे मिलेंगे, उससे नशा कर लेंगे। तो हर प्रकार के केस देखो होते हैं। लेकिन सरकार को ना तय में जाना होगा। एक रीजन मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उनकी गरीबी। दूसरा है बच्चों की खरीद फरोख्त इसलिए चलती है क्योंकि जिनको आवश्यकता है, जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए देखो लीगल प्रोसेस जो है ना बच्चे को अडॉप्ट करने की, एक तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, 2 साल का 3 साल का वेट करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, पेपर प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब वैसे देखो बोलने को एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं कि बच्चे को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया इसलिए लंबी की गई है ताकि, इसलिए लेंथी की गई है ताकि ऐसा ना हो कि कोई बच्चे को अडॉप्ट करने के नाम पे बाद में उसे भीख मंगवाना स्टार्ट कर दे। तो हम सब कुछ पहले वेरीफाई करते हैं, तभी हम किसी को बच्चा अडॉप्ट करने देते हैं। लेकिन देखो कुछ भी हो, ये प्रोसेस थोड़ी तो जल्दी की जा सकती है ना, 2 से 4 साल का वेटिंग टाइम। तो इस वजह से कई पेरेंट्स नहीं इंतज़ार करना चाहते और फिर वो एक कदम आगे बढ़ के बच्चे को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम पैसे देंगे, हमें बच्चा चाहिए। तो सरकार को क्या करना होगा, सबसे पहले देखो चिल्ड्रन आर नॉट कमोडिटीज टू परचेज। कोई वस्तु नहीं है चिल्ड्रन कि जिसको परचेज किया जा सके, बेचा जा सके। ये जो रैकेट पकड़ा गया है ना, ये रैकेट को पकड़ना ये तो शॉर्ट टर्म मेजर है। अगर आप वास्तव में इस समस्या को एड्रेस करना चाहते हो ना, आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले गरीबी को ख़त्म करने के लिए स्कीम्स आपने कुछ चलाई हैं, उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करो। ये इंश्योर करो कोई उस स्कीम से वंचित ना रह जाए और अपना बच्चा बेचने के लिए मजबूर ना हो जाए। दूसरा, आप यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो ताकि जॉब लगे लोगों की, लोग पैसे कमाएं। तीसरा, अवेयरनेस जनरेट करो। आप अगर कोई देखो अपने बच्चे को नहीं पाल पाता, इतनी गरीबी है, तो कम से कम उसे बेचे ना, उसे एडॉप्शन होम को दे दिया जाए ताकि जो ज़रूरतमंद फैमिलीज़ हैं वो उसको अडॉप्ट कर सकें। समझ गए? फिर जो है गैर ज़रूरी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे कागज़ पूरे करना जिसको पूरा करने में बहुत समय लग जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है पेरेंट्स का जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को आप रिमूव कर दो। इसके अलावा देखो पुलिसिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि इस प्रकार के रैकेट को ना फलने फूलने मत दो।
इससे पहले कि इस प्रकार का रैकेट अपनी गतिविधियां स्टार्ट करे, पहले ही पकड़ लो, ताकि ये नौबत आए ना जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में 60 बच्चे बेचे गए, खरीदे गए। इस नौबत तक मत आने दो। तो ये कुछ सजेशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं बेबीज़ की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। आपके मन में कुछ सजेशंस हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिए। इसके बाद देखो, ये अच्छा आर्टिकल है, 3-4 पॉइंट बढ़िया निकलते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने से संबंधित। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे प्लेनेट पे ना बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को सस्टेन रखते हैं। जैसे देखो, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है और इवन कार्बन भी है। लेकिन ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन सभी एलिमेंट्स का, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, इन सभी एलिमेंट्स का जो नेचुरल साइकिल है ना, वो डिसरप्ट हो रहा है। इस वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और इवन फूड प्रोडक्शन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, हम हमेशा बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में एकदम से पैदावार बढ़ गई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें की गई थी। फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा, एमएसपी का कंसेप्ट भी आया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने से 10,000 साल पहले भी लोग बिना फर्टिलाइजर के खेती किया करते थे। उस समय क्या करते थे लोग? क्रॉप रोटेशन हुआ करता था। सोइल में नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए उस समय जो लोग खेती करते थे, क्रॉप रोटेशन का सहारा लेते थे। इसके अलावा देखो, लाइव स्टॉक यानी जो पशु हैं, पशुओं का वेस्ट है, पशुओं का यूरिन है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था एज ए खाद, और इनसे सोइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। इसके अलावा उस समय लोगों को पता होता था कौन सी फसलें साथ में उगानी हैं जिससे कि सोइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। जैसे राइटर एग्जांपल देते हैं, पहले ना जैसे नेटिव अमेरिकन्स हैं वो 3 फसलें एक साथ उगाया करते थे, कॉर्न्स, बीन्स और स्क्वैश। तीनों का कुछ ना कुछ रोल होता था। जैसे आपको बीन्स का बताता हूं, बीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में बढ़िया फसल थी। स्क्वैश का बताता हूं, स्क्वैश क्या काम था? जो अनवांटेड प्लांट्स है ना, उनको स्प्रेस कर दिया जाता था स्क्वैश के द्वारा। तो ना पॉइंट आप समझ गए ना, पहले के समय में लोगों को पता था कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ में फसलें उगानी हैं ताकि सोइल को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल जाए और केमिकल्स वगैरह की आवश्यकता ही ना पड़े। बट देखो, मॉडर्न एग्रीकल्चर में ना, हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो आज के समय में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत सरकार आज के समय में एवरेज के तौर पे हर साल 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर्स पे। NPK सब फर्टिलाइजर्स पे सरकार हर साल 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, बहुत ही ज़्यादा है। और इसके देखो काफ़ी गंभीर परिणाम निकल के आते हैं। जैसे देखो, ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, इनका ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और पहले किसान लाइव स्टॉक को पालाई करते थे, यानी पशु पालते थे खेती के साथ साथ। आजकल नहीं पालते। पहले पशु पालते थे, उनके गोबर और यूरिन से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे, खाद मिल जाती थी। लेकिन आजकल वो मिलती नहीं किसानों को और वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन देखो, एक फैक्ट आपको बताता हूँ, जितना फर्टिलाइजर्स किसान यूज़ करते हैं ना, उसका लेस देन 30% क्रॉप्स को मिल पाता है। बाकी तो देखो पानी के थ्रू वाटर बॉडीज में चला जाता है या फिर हवा में उड़ जाता है। लेस देन 30% फर्टिलाइजर्स फसलों को मिल पाता है आखिरकार। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो पानी के थ्रू बहकर वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, फिर एल्गी ब्लूम हो जाता है। ये जो आप देखते हो एल्गी ब्लूम का असर पड़ता है जो वाटर बॉडी में दूसरे जो एनिमल्स वगैरह हैं, फिशेस हैं, उन पर, और इकोसिस्टम पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है एल्गी ब्लूम की वजह से। जैसे अक्सर दिल्ली में कई बार ना ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं कि पूरी यमुना नदी में ना फोम दिख रहा है। वो क्यों होता है? वो इसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। फर्टिलाइजर्स जो बह के चला जाता है वाटर बॉडीज में, उनकी वजह से होता है। इवन एमोनिया को जो लेवल है वो यमुना रिवर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो कुल मिलाकर देखो, नुकसान ही नुकसान है इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का जब ओवर यूज होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन राइटर ये देते हैं, रिसाइकल लाइव स्टॉक वेस्ट। पशुओं का जो वेस्ट है ना, उसे आप रिसाइकल करो।
अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे इंडिया में ना 200 मिलियन लाइव स्टॉक है। अब ये ना हर दिन के हिसाब से 1.5 लाख मैट्रिक टन तक मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी खाद प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ये NPK न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब देखो इतना ज़्यादा मैन्योर 200 मिलियन कैटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सोच के देखो कितना फर्टिलाइजर किसानों को कम यूज करना पड़ेगा। और राइटर कहते हैं इवन देखो 1,20,000 जो मैट्रिक टन है वो इतने न्यूट्रिएंट्स पशुओं के यूरिन से भी मिल सकते हैं। ये पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन राइटर ने दे रखी है, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दी। राइटर कुल मिला के देखो मेन पॉइंट में ये बोलते हैं कि अगर इन पशुओं के वेस्ट को इस्तेमाल किया जाए एज ए न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, तो जितना सिंथेटिक फर्टिलाइजर आज के समय में यूज होता है ना, उसका सिर्फ 50% फर्टिलाइजर हमें यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी। और बात रही टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजीज देखो आज के समय में है, वेस्ट वाटर से न्यूट्रिएंट्स निकालने की टेक्नोलॉजीज आज के समय में हैं और दूसरे देश इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये डर हो सकता है कि एनिमल्स के वेस्ट से जो खाद बनेगी उससे जो पैदावार है फसलों की ईल्ड जो है वो कम हो सकती है। राइटर कहते हैं नहीं। हम नीदरलैंड की बात करते हैं। नीदरलैंड में ना ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है कि पशुओं के वेस्ट को मेन्योर के तौर पे इस्तेमाल करना, लेकिन वहाँ पे ना वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट पैदावार है फसलों की, तो हम ये नहीं कह सकते कि पशुओं के वेस्ट को खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर पैदावार फसलों की कम हो जाएगी और सिंथेटिक फर्टिलाइजर से पैदावार ज़्यादा आती है, नहीं। चलो ये तो हमने देखो पशुओं के वेस्ट और पशुओं के यूरिन की बात करी। वैसे भी देखो हमारे देश में जो वेस्ट वाटर है ना, जो सीवरेज में बहता है, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसलों के काम आ सकते हैं। मतलब जितना वेस्ट वाटर हमारे देश में जनरेट होता है ना, अगर उसको रिसाइकल करके उसको एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ना 40% फर्टिलाइजर की जो कंजप्शन है ना वो कम हो जाएगी। करंटली हमारे देश में सिर्फ 27% जो सीवरेज का वाटर है वो ट्रीट होता है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जैसे देखो दिल्ली है, हैदराबाद है, जो कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब आने वाले समय में दिल्ली में, हैदराबाद में 100% जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट होगा। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है ना, तो ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है उसे काम में लाया जा सकता है। जैसे बाथरूम में फ्लश में जो वाटर यूज़ होता है तो वहाँ पे ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज़ हो सकता है। अब नहाने वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता ये ट्रीटेड वेस्ट वाटर, लेकिन देखो जब वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है ना तो उस समय न्यूट्रिएंट्स जो हैं निकाले जा सकते हैं उस वेस्ट वाटर से। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आज के समय में उपलब्ध है, विभिन्न देश इसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्वीडन, जो वेस्ट वाटर से ना न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं ट्रीट करते वक्त और बाद में उन न्यूट्रिएंट्स की सहायता से फर्टिलाइजर बना लेते हैं, जिससे फसलों की जो पैदावार है वो इंक्रीज की जा सकती है। फायदा बहुत होता है देखो, लेकिन ना सरकार इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने से एक तरफ जहां अर्बन एरियाज़ के वाटर क्राइसिस को एड्रेस किया जा सकता है, दूसरी तरफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर से न्यूट्रिएंट्स निकाल के उसको खेती में यूज़ किया जा सकता है। इवन ना UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में आयोजित हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में ये टारगेट रखा गया था, जितना न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो जाता है ना, उस न्यूट्रिएंट्स के नुकसान को हम 50% तक कम कर देंगे। ये डिसाइड हुआ था UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में कि न्यूट्रिएंट्स के नुकसान को आप 50% तक कम करो। न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है इन्वायरमेंट में, जैसे बताया ना, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ, न्यूट्रिएंट्स पानी में बह गए, तो उस नुकसान को 50% तक कम करो। और जो ये मैंने चीज़ें आपको बताई ना, वेस्ट वाटर से न्यूट्रिएंट्स निकालना, पशुओं के वेस्ट से या फिर यूरिन से न्यूट्रिएंट्स निकालना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा इन्वायरमेंट को फायदा है, क्योंकि देखो न्यूट्रिएंट्स का जो पोल्यूशन है वो कम होगा। और दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर को भी फायदा है। जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है ना, ये अनसस्टेनेबल है। लॉन्ग टर्म में सोइल की फर्टिलिटी जो है वो प्रभावित होती है। और इकोनॉमिक फ़ायदा ये है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम होगा तो किसानों की इनकम जो है वो इम्प्रूव होगी और सरकार को भी सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। सबसे लास्ट में सोशल बेनिफिट देखो ये है, रिवर्स क्लीन होंगी, लेक्स क्लीन होंगी। और एक चीज़ आप ये भी देखो ना, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए प्लांट ज़्यादा लगेंगे, सीवरेज
ट्रीटमेंट वाले प्लांट्स, तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हर तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। ये तो काम नई सरकार को ज़रूर करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। सिलेबस में आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक से क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो टॉपिक हैं, अक्सर देखो आप ना एक टर्म सुनते होगे, डी-डोलराइजेशन या फिर डोलराइजेशन। ये टर्म सुनी है ना आप लोगों ने? क्या मतलब होता है इसका? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं। देखो आज के समय में जो यूएस सुपर पावर है ना, ऐसा नहीं है कि यूएस सिर्फ यूएस के पास में जबरदस्त न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, इसलिए यूएस सुपर पावर है। यूएस के पास में ना एक बहुत बड़ा हथियार है जिसकी चर्चा आम तौर पे ना करते नहीं है हम, जब यूएस की पावर की बात आती है। ये दोनों सेम तो नहीं है, अलग अलग है ना। वो है यूएस के डॉलर की डोमिनेंस। आपको ना एक फैक्ट बताता हूं, जान के शायद हैरानी होगी। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है ना, 80% ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। 80%। एक और चीज, अभी देखो सभी देश ना अपना अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, पता है ना आपको? क्यों करते हैं? इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे देखो हर घर में कुछ ना कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन में बचत करके रखते हैं ना, वैसे ही हर देश फॉरेक्स रिजर्व संभाल के रखता है ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में सेविंग पड़ी हो। और वो जो फॉरेक्स होता है ना, वो डॉलर में या फिर पाउंड में या फिर गोल्ड में या फिर एसडीआर में हर एक देश संभाल के रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भरोसा है ना विभिन्न देशों को, वो है डॉलर पे। अलग अलग देशों के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, उसका 60% आपको मिलेगा डॉलर में। और जब हम बात करते हैं डॉलराइजेशन की, तो जब डॉलराइजेशन होता है ना, क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में बल्कि और ज्यादा जो ट्रेड है वो डॉलर के थ्रू हो रहा होता है। डॉलराइजेशन मतलब आज 80% है, कल को इंटरनेशनल ट्रेड 85% डॉलर के थ्रू होना स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब डॉलराइजेशन हो रहा है, और ज्यादा डॉलर का यूज हो रहा है। आज के समय में मान लो आरबीआई के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है 60% डॉलर है, लेकिन कल को 65% डॉलर हमारे पास में है, तो ये क्या है? ये डी डॉलराइजेशन है। मतलब डॉलर का जो इस्तेमाल है वो और ज्यादा बढ़ गया है। समझ गए? सिंपल है। अब डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब है? हाँ सिंपल है, डिक्रीज हो गया। डी डॉलराइजेशन मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के थ्रू जो ट्रेड होता है वो कम हो गया है। अब देखो डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन दोनों के ना कंसिक्वेंसेस होते हैं। क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं आप वो देखिए। जब देखो डॉलर का ज्यादा इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसका फायदा किसको होता है? यूएस को, क्योंकि यूएस की करेंसी है डॉलर। तो ना उस सिचुएशन में डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। डॉलर की डिमांड बढ़ गई क्योंकि डॉलर की डिमांड, क्योंकि सारा ट्रेड जो है डॉलर में हो रहा है, हर किसी को डॉलर की जरूरत है, तो डॉलर की जो डिमांड है उस सिचुएशन में इंक्रीज हो जाती है जब डॉलराइजेशन होता है। सिंपल है। और ज्यादा देश जो है डॉलर की फॉर्म में अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है संभाल के रखते हैं, मतलब डॉलर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, डी डॉलराइजेशन में भी वैसा होता है। डी डॉलराइजेशन होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। सिंपल है। किसी को डाउट है? ऑनलाइन किसी को डाउट है? अभी तक सिर्फ सिंपल है, आगे भी सिंपल है ऐसा कुछ नहीं। अब देखो एक चीज, डॉलर यूएस की करेंसी है, डॉलराइजेशन से यूएस को क्या फायदा होता है? यूएस को ना बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, सब डिस्कस करेंगे जो आपके मन में पॉइंट्स हैं। अब देखो हमारा देश आरबीआई है, मान लो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखता है, इसका मतलब यह नहीं है ना कि वो डॉलर की गड्डियां संभाल के रखता है। अगर 200 बिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नोट ही नोट पड़े हैं आरबीआई के लॉकर में, नहीं।
कैसे डॉलर रखता है? यूएस का कोई बैंक है, बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है आरबीआई का, या फिर यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हैं, वो परचेज कर लिए। तो डॉलर की डिमांड जब ज्यादा होती है ना, तो यूएस को ना कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। हर किसी को यूएस के ट्रेजरी बिल खरीदने हैं, हर कोई यूएस को लोन देने के लिए तैयार है। तो यूएस बोलेगा भैया हम तो आपको 1% इंटरेस्ट रेट देंगे, ज्यादा नहीं देंगे हम। यूएस की मर्जी है, क्योंकि हर किसी को डॉलर चाहिए। यूएस की मर्जी है तो यूएस अपनी मनमानी करेगा। तो यूएस को ना कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। यह सबसे बड़ा फायदा है यूएस को। दूसरा फायदा यूएस को यह है, अब देखो नीचे देखो, ट्रेड एडवांटेज। अब हमारी कंपनीज हैं, अब इंडिया की कोई कंपनी है एबीसी, उसको ना कोई चीज इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया की कंपनी कहती है, फॉर एग्जांपल ऑयल कंपनी है, वो कहती है भैया हम तो ऑयल डॉलर में बेचेंगे। तो इंडिया की कंपनी क्या करेगी? पहले रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगी, उसमें कॉस्ट आएगा। करेंसी को एक्सचेंज करवाना है, थोड़े तो चार्जेस होते हैं ना। यूएस की कंपनी तो कुछ नहीं करती, डॉलर में ट्रेड होता है और डॉलर ही उनकी करेंसी है, उनको तो करेंसी एक्सचेंज में पैसा लगता ही नहीं। समझ गए? तो ट्रेड एडवांटेज है। फिर देखिए सिग्नेचरीज, ये क्या है? ये देखो, इसका सिंपल मतलब ये है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है डॉलर में। डॉलर को प्रिंट कौन करता है? हाँ, यूएसए की सरकार मान लो फिलहाल के लिए, यूएसए की सरकार प्रिंट करती है, तो मर्जी कितना प्रिंट कर ले। हाँ, वो बात अलग है, मुझे पता है आप बोलोगे सर ऐसे तो महंगाई आ जाएगी, लेकिन थोड़ा तो ज्यादा प्रिंट कर सकती है ना। एक नोट प्रिंट करने में लगता है 10 पैसा, 10 सेंट मान लो, और वो नोट चलता है $1 में, तो यूएसए को फायदा हो गया। इस चीज को बोलते हैं सिग्नेचरीज, मतलब कि प्रिंट करने में आपको खर्चा आया कम, लेकिन मार्केट में उस नोट को चलाओगे तो उसकी वैल्यू है ज्यादा। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा प्रिंट नहीं किया जा सकता। वो इसलिए प्रिंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे एक आर्टिकल आएगा जिम्बाब्वे की करेंसी से संबंधित, तो उसमें यह पॉइंट भी हम कवर करेंगे। फिर तीसरा है फाइनेंशियल लीवरेज, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यूएस क्या करता है, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में डॉलर का बोलबाला है, यूएसए इसको ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे ईरान के ऊपर ना सैंक्शंस लगा दिए कि भैया ईरान पे कोई कंपनी अगर डील करेगी ना तो उसके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएंगे, वो कंपनी डॉलर में कुछ डील नहीं कर सकेगी। यूएस ने क्या किया, रशिया के फॉरेक्स रिजर्व के ना $300 बिलियन पड़े थे मान लो, उन्होंने यूएस की सरकार के ट्रेजरी बिल्स परचेज करके रखे थे, यूएस के बैंक्स में अपना पैसा जमा करके रखा था डॉलर की फॉर्म में, फ्रीज कर दिया सारा। तो यूएसए ना पूरा वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में चलता है, विभिन्न देश फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर रखते हैं, तो इसका ना यूएसए गलत फायदा उठाता है, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो आज जो यूएसए सुपर पावर है ना, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है डॉलर का डोमिनेंस। अब देखो इससे ना नुकसान भी बहुत हैं। अलग अलग देश तो यूएसए से डरते रहेंगे ना। आज जो यूएस ने रशिया के साथ किया है उसके पैसे फ्रीज कर दिए, ईरान के साथ ईरान के पैसे फ्रीज कर दिए, कल को वो देखो दूसरे देशों के भी पैसे फ्रीज कर सकता है। तो दूसरे देश तो चाहेंगे ना कि डॉलर के ऊपर हमारी यार डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कल को यूएस के साथ रिश्ते खराब हुए और यूएस तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा हमें। तो ये चाइना, रशिया जैसे देश, इवन इंडिया जैसे देश नहीं चाहते कि डॉलर के ऊपर पूरा वर्ल्ड डिपेंड रहे। और एक चीज आप ये देखो, आज देखो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है, कल को अगर मान लो यूएस की इकोनॉमी को कुछ हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी तो कोलैप्स कर जाएगी। तो क्या सिर्फ एक करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी होना जरूरी है? सही नहीं है। इसीलिए ना डी डॉलराइजेशन की मांग करते हैं कुछ देश जैसे रशिया, चाइना। वो बोलते हैं कि यार वर्ल्ड ट्रेड ज्यादा, एक लेवल से ज्यादा डॉलर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूएस यही चाहता है कि डॉलर में ट्रेड होते रहना चाहिए। अभी जैसे ट्रंप है, ट्रंप अभी तो उनके खिलाफ केस चार्जेस प्रूव हो गए, 11 जुलाई को उनको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ना ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी कि वो देश जो डी डॉलराइजेशन की मांग करते हैं ना,
वो देश जो ये बोलते हैं कि यार डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो, हम उनसे बदला लेंगे, क्योंकि यूएसए का फायदा तो डॉलराइजेशन में है ना। यूएसए तो यही चाहता है कि डॉलर में ज्यादा इस्तेमाल हो। इसीलिए ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि वो देश जो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर स्टेप लेंगे, उनके खिलाफ हम सैंक्शंस लगाएंगे, उनसे हम बदला लेंगे। और सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है डी डॉलराइजेशन की रशिया। रशिया ये कहता है कि यार आप युआन इस्तेमाल कर लो, चाइना की करेंसी है, हमारे वाली करेंसी आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, रूबल है उनकी करेंसी, कोई बात नहीं, आप चाइना की करेंसी इस्तेमाल कर लो ट्रेड में, डॉलर के ऊपर क्यों डिपेंडेंसी है। तो ब्रिक्स का समिट होगा अक्टूबर में, तो उसमें ना रशिया पुश करेगा कि कम से कम हम आपस में जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है ना, वो कम से कम डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में ट्रेड कर लें। तो यहां पे आने वाले दिनों में थोड़ा और घमासान देखने को मिलेगा। मैं ना आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देता हूं, कैसे डॉलर की डोमिनेंस स्टार्ट हुई। देखो, पेपर करेंसी का चलन आया था 7वीं सेंचुरी में। 7वीं सेंचुरी में चाइना में ना टंग डायनेस्टी थी। 7वीं सेंचुरी से पहले तो ना कॉपर के कॉइन इस्तेमाल होते थे, और कॉपर यार एक लेवल के बाद अब ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। बोरे में कितने भरोगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है कितना मुश्किल है, कितना भारी हो जाता है। तो ना वहां से ये पेपर करेंसी वाला कंसेप्ट निकल के आया था, और पेपर करेंसी को ना गोल्ड के साथ पैक कर दिया गया। जब हम बोलते हैं ना गोल्ड के साथ पैक करना, मतलब हम फिक्स कर देते हैं, जैसे एक ओंस में एक डॉलर आएगा, ऐसे कुछ हमने फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया, एक ओंस में $1 आएगा मान लो। कल को कोई देखो यूएस के जो फेडरल बैंक के पास जा सकता है और बोल सकता है कि ये लो भैया $1 बदले में मुझे इतना गोल्ड दे दीजिए आप। तो ऐसे ना पैक हो जाता है, समझ गए पूरा। मैं आप हिस्ट्री समझिएगा, इसको अभी एक बार छोड़ दो, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया सिर्फ। 7वीं सेंचुरी में पेपर करेंसी का कंसेप्ट आया, और ये धीरे धीरे चाइना से फैल गया यूरोप में। मार्को पोलो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, एक फेमस ट्रेवलर हैं इटली के, तो वो ना ये कंसेप्ट यूरोप में लेके गए चाइना से। और बाद में देखो, शुरुआत में इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था ना। इंग्लैंड के बारे में यह बोला जाता था कि एक ऐसा साम्राज्य जहां पे कभी सनसेट नहीं होता। तो ना इंग्लैंड की जो करेंसी थी ना, सबसे ज्यादा पावरफुल थी पौंड, है ना। तो सबसे ज्यादा उनकी करेंसी यूज होने लगी। लेकिन बाद में आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना यूएस ने इंग्लैंड को और बाकी देशों को बहुत सारे हथियार सप्लाई किए। धीरे धीरे सुपर पावर बनने की दिशा में यूएस आगे बढ़ने लगा। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तब तो यूएस सीधा सीधा शामिल हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब चल रहा था ना, 1994 में यह डिसाइड किया गया कि 44 जो कंट्रीज है ना, वो अपनी अपनी करेंसी को ना यूएस की करेंसी के साथ में पैक कर देंगे। मतलब प्राइस फिक्स कर दिया। जैसे मान लो इंडिया यूएस की करेंसी के साथ अपना प्राइस फिक्स कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, $1 इजिकल टू 45 रुपीज। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ फिक्स कर दिया। $1 में 45 रुपए। अगर डॉलर बढ़ेगा तो इंडिया का रुपए भी बढ़ेगा, अगर डॉलर घटेगा तो इंडिया का रुपये भी घटेगा। यह होता है पैगिंग का मतलब। तो ना 1944 में 44 कंट्रीज ने ना अपनी अपनी करेंसी को यूएस की करेंसी के साथ में पैक कर दिया, और यूएस ने अपने डॉलर को पैक कर दिया गोल्ड के साथ में। इससे क्या होता है, भरोसा बढ़ जाता है। यूएस ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पैक कर दिया, मतलब कि कल को कोई भी यूएस के पास जाके बोल सकता है कि भाई ये लो डॉलर, मुझे इतना आप गोल्ड दे दो। भरोसा हो जाता है देशों को कि हम यूएस के पास जाएंगे तो डॉलर में वो उतना ही हमें गोल्ड दे देगा, और यह भरोसा जरूरी होता है। अगर देखो यूएस ये भरोसा नहीं दिलाएगा कि हम गोल्ड नहीं देंगे, तो फिर देखो लोगों का यूएस के डॉलर के ऊपर भरोसा कैसे बढ़ेगा, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, यही चलता रहा। और देखो एक यूएस ने काम यह किया, 1945 में ना सऊदी अरेबिया के साथ में यूएस ने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई तुम जो तेल बेचोगे ना, वो सिर्फ डॉलर में बेचोगे। अगर किसी के पास डॉलर नहीं है ना, आप उसको ऑयल मत बेचना। इस चीज को बोलते हैं पेट्रो डॉलर।
आपने शायद अक्सर ये टर्म सुना भी होगा, पेट्रो डॉलर। मतलब सऊदी अरेबिया अपना तेल बेचेगा सिर्फ डॉलर में और किसी करेंसी में नहीं बेचेगा। और ये यूएस का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि 25% इवन आज के समय में जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है ना, वो सऊदी अरेबिया से होता है। ठीक है, तो ये चलता रहा। कोल्ड वार आ गया आगे, लेकिन ना कोल्ड वार में एक दिक्कत आ गई। कोल्ड वार में दिक्कत ये आ गई, वियतनाम में वार स्टार्ट हुआ था। अब वियतनाम में यूएस का हो गया बहुत खर्चा, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो यूएस की करेंसी जो थी ना, यानी डॉलर, वो वीक हो गई। वीक हो गई और डॉलर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। डॉलर के दाम, गोल्ड के दाम उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो गए और डॉलर के प्राइस कम हो गए। तो लोग बहुत चालाक हो गए, क्योंकि यूएस ने पहले बोला था कि कभी भी आप हमारे पास में डॉलर लेके आओगे, हम आपको उतना ही गोल्ड दे देंगे। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए और डॉलर कमजोर हो गया। तो अब ना लोग जाने लगे यूएस की सरकार के पास कि लो भैया डॉलर ले लो, हमें गोल्ड दे दो। और तब तक सिचुएशन चेंज हो गई ना, गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो यूएस की सरकार को मजबूरी में देना पड़ रहा था उतना गोल्ड, उन्हें नुकसान पे नुकसान हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में 1971 में आया निक्सन शोक। इन्होंने बोला कि भैया हमने जो पहले वादा किया था ना कि डॉलर के बदले में कभी भी आप हमसे उतना ही गोल्ड ले लो, आज हम वो वादा खत्म कर रहे हैं। आज के बाद कोई हमारे पास में आएगा कि ये लो डॉलर, हमें गोल्ड दे दो, हम उसको नहीं देंगे। वो देखो यूएस की करेंसी के लिए एक प्रकार से ना क्रेडिबिलिटी शोक था, लेकिन यूएस ने ना इसे भी संभाल लिया। क्यों? क्योंकि देखो यूएस ने ना सऊदी अरेबिया से फिर से एग्रीमेंट साइन कर लिया 1973 में कि भाई तुम जो तेल बेचोगे ना, सिर्फ और सिर्फ डॉलर की फॉर्म में बेचोगे। तो दूसरे देशों की ना मजबूरी हो गई, क्योंकि ऑयल तो बहुत बड़ी नीड है ना। अब सऊदी अरेबिया देगा ही नहीं ऑयल, तो दूसरे देश ऑयल परचेज कैसे करेंगे? तो इसलिए जो डॉलर की डिमांड थी ना, वो कम नहीं हुई, बढ़ी रही। समझ गए? पहले करेंसी गोल्ड के साथ में पैक्ड थी, इसलिए लोगों का विश्वास था। बाद में 71 के निक्सन शोक के बाद में वो मजबूरी बन गई, आज तक वो मजबूरी है। अब कोई भी देश ऐसा कोशिश करता है ना कि हां हम डॉलर के अलावा दूसरे देशों के साथ में दूसरी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो यूएस ना उससे अपनी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, खुंदक निकालता है। जैसे लीबिया में ना गद्दाफी एक डिक्टेटर था, उसने बोला कि भाई मैं तो गोल्ड की दिनार में ट्रेड करूंगा दूसरे देशों के साथ में। अब यूएस ने उस देश को बर्बाद कर दिया। लीबिया में आज के समय में बहुत हालात खराब हैं। 2011 में वहां पे नाटो ने ऑपरेशन चलाया था और गद्दाफी जो है उसको मार दिया था। मतलब इराक ने भी बोला था, सद्दाम हुसैन ने बोला था कि हम दूसरी करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे। तो उसने बोला कि हम दूसरी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे, तो उससे भी बदला लिया यूएस ने। हालांकि रीजन देखो कुछ भी दिया जाता है कि केमिकल वेपन्स है इराक के पास में, इसलिए हमने इराक के ऊपर अटैक किया 2003 में। लेकिन एक रीजन ये भी था कि वो यूएस के डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। समझ गए पूरी कहानी? इसको देखो स्टोरी की फॉर्म में याद रखोगे तो याद रहेगा, और कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। 4-5 कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो पूरी स्टोरी वैसे भी आपको याद हो जाएगी। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है वैसे, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज कैसी डोमिनेंस है डॉलर की? सेंट्रल बैंक के रिजर्व में, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया, 60% जो है सभी देशों के सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में 60% डॉलर है। ग्लोबल सर्कुलेशन की बात करें तो $2 ट्रिलियन आज सर्कुलेशन में है, और आधे से ज्यादा तो देखो यूएसए से बाहर सर्कुलेशन में है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं। यूएस डॉलर को वेपन के तौर पे यूज करता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? मिलिट्री इंटरवेंशन। यूएसए ने इराक में मिलिट्री इंटरवेंशन किया, लीबिया में किया बदला लेने के लिए। इकोनॉमिक सैंक्शंस, यूएसए के डॉलर की डोमिनेंस है, इसलिए यूएस ने ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, इनको पूरी तरह से आइसोलेट किया हुआ है। इवन रशिया को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया हुआ है। स्विफ्ट सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का।
यूएस ने रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया हुआ है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप जैसे इकोनॉमी पढ़ोगे ना, इकोनॉमी में आप स्विफ्ट पढ़ोगे, वहां आप डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन यहां पे आप बिल्कुल कंटेक्स्ट के साथ समझ रहे हो, जीता जागता एग्जाम्पल आप देख रहे हो। अब देखो एक चीज ये है, जो मैंने पॉइंट बोला था ना, कल को यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आज के समय में ना यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, यूएसए के ऊपर डेट है $31 ट्रिलियन का, बहुत ज्यादा है, $31 ट्रिलियन। उनका बजट डेफिसिट है 16% का। तो कल को देखो यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई तो मान के चलो कि वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, कोई बचा नहीं सकता फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को। इसलिए जो मेजर कंट्रीज है ना, जैसे चाइना, रशिया, ये चाहते हैं कि डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज यूज हो, अब होने भी लगी हैं। जैसे देखो चाइना, रशिया, ये दो बड़े देश हैं, इनमें 90% जो ट्रेड होता है ना, वो डॉलर में नहीं होता, दूसरी करेंसीज में होता है। फॉर एग्जांपल चाइना की करेंसी है युआन, उसमें होता है। रशिया अभी यूरोप को अपना ऑयल बेच रहा है, रशिया कह रहा है कि भैया रूबल में हम बेचेंगे, आपको लेना है तो ले लो। और यूरोप की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, यूरोप से एनर्जी परचेज करनी ही पड़ती है रशिया यूरोप को, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। रशिया से उनको सस्ता ऑयल और सस्ता एनर्जी मिल जाती है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट दे रखी है, बहुत लोन बांटा हुआ है। तो चाइना ने बोला कि आप ना हमें लोन डॉलर में वापस मत करो, हमें ना युआन में वापस कर लो। ये सारे पॉइंट्स हैं, कैसे डी डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं रशिया और चाइना, समझ गए। उसके बाद में है सऊदी अरेबिया, युआन ऑयल सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्योंकि देखो 2 बार मैंने आपको बोला था कि सऊदी अरेबिया के साथ में यूएस ने एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम अपना ऑयल बेचेंगे सिर्फ डॉलर में, बट ना अब सऊदी अरेबिया चाइना के साथ एग्रीमेंट करने को तैयार है कि हम आपसे ना ट्रेड कर लेंगे युआन में। ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि देखो 25% आज भी पूरी दुनिया का जो ऑयल सेल होता है ना, वो सऊदी अरेबिया करता है। और सऊदी अरेबिया अगर डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में अपना ऑयल बेचना इसने स्टार्ट कर दिया तो समझ लो डॉलर की डोमिनेंस के लिए एक बहुत बड़ा वो धक्का है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस पे यूएस बोलेगा, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट है। और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए है कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट का जो डेट है सबसे ज्यादा किस फॉर्म में है, क्या सरकार ने लोन लिया हुआ है या फिर प्राइवेट कंपनीज ने लिया हुआ है, क्या इंडिया का सारा लोन डॉलर की फॉर्म में है या फिर रुपये की फॉर्म में भी है, दूसरी फॉर्म में भी है। क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।